हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया को। जैसा कि आप जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में मेल व फीमेल गैमेट, स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस जाइगोट में रिपीटेड माइटोसिस समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा बिना सेल साइज में वृद्धि किए सेल्स का नंबर टिपिकली डबलिंग सीक्वेंस 248, 10, 248, 16, 32 में बढ़ता है। 32 सेल स्टेज में ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। इस ब्लास्टुला में जो इसकी बाहरी कवरिंग होती है, इसे हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं और ब्लास्टोडर्म के अंदर हमें एक अवकाश देखने को मिलता है जिसे हम ब्लास्टोसिल कहते हैं। ह्यूमंस के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में जो ब्लास्टुला है वह ब्लास्टोसिस्ट टाइप का पाया जाता है मैमल्स के अंदर, और जो ये ब्लास्टोसिस्ट है यह इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया के द्वारा फीमेल की जो यूटेराइन वॉल है इससे अटैच हो जाता है। इस इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के बाद गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हमें जो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? तो गैस्ट्रुलेशन जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में संभावी क्षेत्र जो कि ब्लास्टुला की सरफेस पर स्थित होते हैं अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसमें अविभेदित ब्लास्टोडर्म से एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म नामक 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण होता है तथा ये जनन स्तर अपना विशिष्ट स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कोरक गैस्ट्रुला भवन द्वारा गैस्ट्रुला बनाता है। अगर हम गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन देखें तो वह कुछ इस प्रकार है कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टुला की सरफेस पर स्थित अंगों के संभावी क्षेत्र गति कर अपने विशिष्ट स्थान जहाँ वे वयस्क में पाए जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। गैस्ट्रुला भवन के परिणाम स्वरूप 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है। ये जनन स्तर हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। साथ ही साथ हमें गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में आर्केंट्रोन का भी निर्माण होता है। अतः कोरक की कोशिकाओं में पुनर्व्यवस्था व कुछ कोशिकाओं के विभेदित होकर अंदर की ओर गति करने के प्रक्रम को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं और इस अवस्था को हम कहते हैं गैस्ट्रुला। तो यह था कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाएं, मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। तो इसमें सबसे जो प्रमुख घटना है गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में वह है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, संरचना विकास गतियाँ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टोडर्म्स की सेल्स पुनर्व्यवस्थित होती हैं। सेकेंड इवेंट हमें देखने को मिलता है 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन। थर्ड है आधांत्र का निर्माण, आर्केंट्रोन का निर्माण। फोर्थ हमें देखने को मिलता है कि गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान जो क्लीवेज है इसकी रेट स्लो हो जाती है। फिफ्थ जो चेंज देखने को मिलता है इसमें जो सेल है इसकी वृद्धि लगभग नगण्य होती है। साथ ही साथ सेल की जो ऑक्सीजन की खपत है यह बढ़ जाती है। कार्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो न्यूक्लियस सक्रिय हो जाता है, वह एम्ब्रियोनिक सेल की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। साथ ही साथ हमें गैस्ट्रुलेशन में नए प्रकार के प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो
जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है इसमें नोटोकॉर्ड और सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मूलांक बढ़कर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य फैलने लगते हैं। गैस्ट्रुला दो स्तरों एक्टोडर्म व एंडोडर्म को बनाता है। गैस्ट्रुला में मेसोडर्म भी उपस्थित होता है, लेकिन यह अस्थायी रूप से आंतत्र की दीवार में समाया हुआ रहता है, जहां वह या तो एक्टोडर्म के साथ होता है या एंडोडर्म के साथ होता है। गैस्ट्रुला भवन में अविभेदित ब्लास्टोडर्म से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण 2 चरणों में पूरा होता है। इन 2 चरणों में अगर हम बात करें, जो पहला चरण है इसमें एक जनन स्तर पृथक होती है और शेष 2 जनन स्तर संयुक्त रहती है। द्वितीय चरण में इन शेष 2 जनन स्तरों का पृथक्करण होता है। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें एम्फिओक्सिस, फिशेस और एम्फीबियंस की, तो इनमें गैस्ट्रुलेशन की का जो फर्स्ट स्टेप पाया जाता है इसके अंदर एक्टोडर्म अलग हो जाती है, जबकि मेसोडर्म और एंडोडर्म मेसेंटोडर्म के रूप में संयुक्त रहती है। दूसरे चरण में, पहले चरण में तो एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन, और दूसरे चरण में क्या होगा, जो मेसेंटोडर्म है इससे मेसोडर्म और एंडोडर्म का पृथक्करण हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्टेप में गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के बारे में, तो यहाँ पे जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस का पहला स्टेप है उसमें सबसे पहले एंडोडर्म का पृथक्करण होता है। वह एक्टोडर्म व मेसोडर्म दोनों मीजो एक्टोडर्म के रूप में संयुक्त रहती है। द्वितीय चरण गैस्ट्रुलेशन का जो सेकंड स्टेप है इसमें मीजो एक्टोडर्म से एक्टोडर्म व मेसोडर्म का पृथक्करण होता है। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में गैस्ट्रुलेशन के सेकंड स्टेप में तंत्रिका रज्जु का निर्माण भी हो जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ह्यूमंस होते हैं इनमें ब्लास्टुला, जिसका टाइप है ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। और ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर को अगर हम याद करें, तो ब्लास्टोसिस्ट का जो बाहरी आवरण है जिसे आप ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफो एक्टोडर्म कहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे इनर सेलुलर मास या एम्ब्रियोनिक नोब देखी जाती है। इससे जो इनर सेलुलर मास है, इससे जो फ्यूचर में जो एम्ब्रियो के ऑर्गन्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं, थर्ड हमारा टॉपिक है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स का संरचना विकास गतियाँ। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी संरचना विकास गतियाँ हमें देखने को मिलती हैं और ये गतियाँ क्या होती हैं। जो अविभेदित ब्लास्टोडर्म है इससे 3 प्राथमिक जनन स्तरों के पृथक्करण व इनके अपने विशिष्ट स्थान ग्रहण करना गैस्ट्रुलेशन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। गैस्ट्रुलेशन में कोशिकाओं की जटिल परंतु सुव्यवस्थित एवं समन्वित गतियां हमें देखने को मिलती हैं। इन कोशिकीय गतियों को हम संरचना विकास गतियां, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट या निर्माण गतियां, फॉर्मेटिव मूवमेंट्स या गैस्ट्रुला भवन गतियां, गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स कहते हैं। इन्हीं गतियों के परिणाम स्वरूप विभिन्न कोशिकाएं उन विशिष्ट स्थानों में स्थानांतरित हो जाती हैं जहां उन्हें विभिन्न टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करना होता है। तो मतलब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स वे मूवमेंट्स हैं जिसके द्वारा जो ब्लास्टोडर्म की जो सेल्स हैं ये उन विशिष्ट स्थानों पर पहुंच जाती है जहां पे उन्हें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करना होता है। संरचना विकास गतियाँ एम्ब्रियो में ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन और न्यूरुलेशन के दौरान देखने को हमें मिलती हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होने वाली जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, जबकि जो अडल्ट में ये गतियाँ रिवर्सिबल टाइप की देखने को हमको मिलती हैं। सभी प्रकार की जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है इनको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक टाइप है एपिबोली, अध्यारोहण, और दूसरा है अंतरारोहण
एम्बोली। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिबोली को, अध्यारोहण या अध्यारोही संरचना विकास गतियाँ। अध्यारोहण वह प्रक्रिया है जिसमें संभावी एक्टोडर्म कोशिकाएं जो माइक्रोमर्स होती हैं, ये अंदर की ओर गति कर रही संभावी नोटोकॉर्डल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल अवयव के चारों ओर फैल जाती है। इसमें जो एक्टोडर्म सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, नोटोकॉर्डल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स के चारों तरफ फैल जाती हैं। अतः अध्यारोहण एक्टोडर्म निर्माण करने वाले कोरक खंडों में हमें देखने को मिलती है। इन कोशिकाओं में चपटा होने की प्रकृति होती है। इस प्रवृत्ति के साथ साथ इनमें लगातार विभाजन भी होता रहता है। चपटा होने की प्रवृत्ति एवं लगातार विभाजनों के परिणाम स्वरूप एक्टोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का विस्तार होता है। इस प्रकार ये कोशिकाएं कोरक छिद्र ब्लास्टोपोर को छोड़कर भ्रूण की पूरी सतह पर फैल जाती हैं। साथ ही एक्टोडर्म कोशिकाओं द्वारा उन कोरक खंडों को भी आवृत कर लिया जाता है जो मेसोडर्म एवं एंडोडर्म के निर्माण के लिए अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार का अध्यारोहण हमें एम्फीबियंस और सिफेलोकोडेट्स के होलोब्लास्टिक एग के अंदर देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और टीलियोस्ट में अध्यारोही संरचना विकास गतियों में कोशिकाओं में गति अग्र पश्च दिशा में व कोरक खंड का फैलना सीमांतीय होता है, जो कि आदि रेखा या प्रिमिटिव स्ट्रिक व जनन स्तरों के पृथक्करण के दौरान होता है। एपिबोली में क्या होगा कि एक्टोडर्म जो है मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड और एंडोडर्म के चारों ओर फैल जाएगी और जो एक्टोडर्म की सेल्स होंगी ये कैसी होंगी, चपटी होंगी और फैलने के बाद में ये सिर्फ एक जगह पे खाली स्पेस होगा, उसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। एक छिद्र हमें देखने को मिलेगा, इसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। यहाँ पे जो एक्टोडर्म सेल्स हैं ये कोरक खंडों को आवृत नहीं करती हैं। नेक्स्ट जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है वह है एम्बोली या अंतरारोहण या अंतरारोही संरचना विकास गतियाँ। अंतरारोही संरचना विकास गतियों में संभावी मेसोडर्मल और एंडोडर्मल ब्लास्टोमियर की सतह से अंदर की ओर जो ब्लास्टोडर्म होती हैं ये अंदर की ओर स्थानांतरित होती हैं। साथ ही परिवर्धित हो रहे भ्रूण अग्र पश्च अक्ष में फैल जाता है। अंदर की ओर स्थानांतरित कोशिकाओं की प्रकृति जन्मजात होती है व कोशिकाओं के आकारिकी के परिवर्तन के आधार पर होती है। विभिन्न प्राणियों में अंतरारोहण भिन्न भिन्न विधियों से देखने को मिलता है। एम्बोली की जो पष्ट विधि है इनवेजिनेशन, इसे हम देखते हैं। यह विधि एम्फियोक्सिस के अंदर हमें देखने को मिलती है। देखते हैं इस विधि के अंदर क्या होता है। देखा जाए तो यह गैस्ट्रुलेशन की जो एम्बोली की सबसे सरलतम विधि है इन्वेजिनेशन। इसमें कोरक की सतह से कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती हैं या धकेली जाती हैं। इसमें वेजिटल पोल पर दीर्घ खंडों का जो मेगामर्स होते हैं उनका अंतर्गमन होता है। ये कोरक गुहा को जो ब्लास्टोसील है उसको समाप्त कर जो माइक्रोमर्स हैं इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। जो मेगामर्स होते हैं ब्लास्टोसील को समाप्त करते हुए माइक्रोमर्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इस क्रिया में प्रारंभ में जो एम्ब्रियो है वह हमें अर्धचंद्राकार दिखाई देता है और बाद में इसकी जो स्ट्रक्चर है वह प्यालेनुमा बाउल शेप हमें देखने को मिलती है। ब्लास्टोसील ख़त्म हो जाती है और इसके स्थान पर एक नए अवकाश का निर्माण होता है जिसे हम आर्केंट्रोन आधांत्र कहते हैं। यह अवकाश अंतर्वलित कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है तथा एक चौड़े कोरक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। कोरक छिद्र क्रमिक रूप से सकरा होकर एक छोटे से गोल छिद्र के रूप में रह जाता है। ये छिद्र आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। इसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। पक्षियों में यह क्रिया अत्यधिक परिवर्तित और अन्य रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ पे जो डायग्राम है
इसमें पहले डायग्राम में आपको ब्लास्टोडर्म दिखाई दे रही है और इसके बीच में ब्लास्टोसील जो ब्लास्टूला है वह आपको देखने को मिल रहा है एम्फियोक्सिस की ब्लास्टूला स्टेज। नेक्स्ट इसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि जो मेगामर्स हैं ये माइक्रोमर्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इनके इस मूवमेंट के कारण जो ब्लास्टोसील है वह ख़त्म हो जाती है और उसका स्थान ले लेती है एक दूसरा अवकाश जिसे हम जानते हैं आर्केंट्रोन के नाम से। धीरे धीरे जो आर्केंट्रोन है यह अंतर्वलित कोशिकाओं द्वारा घिरने लगती है और एक चौड़े कोरक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। यह जो कोरक छिद्र ब्लास्टोपोर होता है यह धीरे धीरे सकरा हो जाता है और एक छोटे से गोल छिद्र के रूप में ही रह जाता है। जैसा कि जो लास्ट डायग्राम है, थर्ड और फोर्थ डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्लास्टोपोर का साइज़ थर्ड डायग्राम में बड़ा है और फोर्थ डायग्राम में आप इसका साइज़ देख रहे हैं यह बहुत ही छोटा हो जाता है। जो एम्बोली है इसकी विभिन्न विधियों की हम बात कर रहे हैं तो इसमें इन्वेजिनेशन के अलावा इन्वोल्यूशन अंतर्वलन की प्रक्रिया, अंतर्गलन इनफिल्ट्रेशन या इनक्रेशन की प्रक्रिया, साथ ही साथ डीलैमिनेशन विस्तरण भी हमें देखने को मिलता है। बाकी जो तीन जो विधियां हैं इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन और डीलैमिनेशन इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।